नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जीएस स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने भारत का भूगोल में टोटल 4 क्लास पढ़ चुके हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है अब तक भारत के भूगोल में टोटल 4 ठो क्लास लग चुकी हैं। आज हम 5वां क्लास पढ़ेंगे। 5वें क्लास में हम गंगा नदी तंत्र से जुड़ी विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं और इसी से संबंधित कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिंदु पढ़ेंगे और नोट्स एक बेहतरीन अच्छा नोट्स बनाएंगे। मैंने तो बना लिया, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग अच्छा एक नोट्स बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा नदी तंत्र से जुड़ी विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यह चैनल फ्री में जीएस का नोट्स उपलब्ध करवाता है। अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म अभी तो चल ही रहा है, अगर उसकी भी आप तैयारी करेंगे, जीएस का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। टिहरी परियोजना। टिहरी बांध का निर्माण भील, गाना और भागीरथी नदी के संगम पर टिहरी नामक स्थान पर किया गया। भूकंप प्रवण क्षेत्र में अधिक ऊंचे बांध बनाए जाने के कारण तथा बड़े भूभाग पर वन काटे जाने के कारण इस नदी घाटी परियोजना का गंभीर विरोध किया जा रहा है। दूसरा है टनकपुर परियोजना। यह उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहने वाली काली नदी पर टनकपुर नामक जगह पर कार्यान्वित है। गंडक नदी परियोजना। यह बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। गंडक नदी में सूरतपुरा यानी नेपाल में जल विद्युत उत्पन्न होता है। बिहार में यानी वाल्मीकि नगर में बांध बनाया गया है। कोसी परियोजना। यह बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई प्रदान कराना है। जल विद्युत का उत्पादन नेपाल में हो रहा है। रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की परियोजना है, लेकिन इसका लाभ बिहार और मध्य प्रदेश को भी मिला है। इस योजना का कार्यान्वयन सोन की सहायक नदी रिहंद पर पिपरी यानी सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर किया गया है। जलागार का निर्माण उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर किया गया है, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर है। बाणसागर परियोजना। यह सोन नदी पर स्थित मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त योजना है। बाणसागर बांध का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में किया गया है। माता टीला परियोजना। बेतवा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है। अब आइए पढ़ते हैं, चंबल नदी के बारे में जानेंगे। चंबल नदी से कौन कौन सी परियोजनाएं जुड़ी हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सम्मिलित योजना है। इस योजना के तहत चंबल नदी पर 3 जगह बांध बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर बांध बनाया गया है, जिसके पीछे स्थित जलागार का नाम गांधी सागर रखा गया है। और राजस्थान में रावत भाटा एवं कोटा में बांध बनाया गया है। रावत भाटा में स्थित जलागार का नाम महाराणा प्रताप सागर है तथा कोटा में स्थित जलागार का नाम जवाहर सागर रखा गया है। ये सब बांध, जो भी बांध आपको मैं ये लिखवाया हूँ, यह एसएससी इससे प्रश्न पूछता है कि रिहंद बांध कहाँ है, पुलिकट झील कहाँ है। ये सब मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में भी इम्पोर्टेंट लेक्स कितने हैं, इम्पोर्टेंट बांध कितने हैं, मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में ये सब आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि एसएससी बार बार इससे प्रश्न पूछ सकती है। अगर आप एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल तक का भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा एसएससी पूछती रहती है बच्चों से। अब आइए दामोदर घाटी परियोजना से भी कुछ प्रश्न जान लेते हैं। मतलब कोई नहीं, अभी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा कि आखिरकार इस जीएस में कौन कौन से टॉपिक होते हैं महत्वपूर्ण,
ताकि वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, उससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो जैसे एक आध दिनों में मैं वो भी वीडियो आप पर अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर, आप देख सकते हैं। 40 अंक अगर आप जो मैं टॉपिक बता दूंगा, अगर उस टॉपिक से आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो 40 नंबर तो आपका फिक्स है। वो भी वीडियो मैं आपको ज़रूर जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा, अभी उस पर काम चल रहा है बच्चों। उसके बाद मैं आपको वो वीडियो भी अपलोड करा दूंगा और आप देख लीजिएगा। अब आइए जान लेते हैं दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। यह अविभाजित बिहार यानी झारखंड वर्तमान की ओर पश्चिम बंगाल की परियोजना है। यह भारत की पहली 1948 में बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिकी की टेनेसी नदी घाटी की योजना पर आधारित है। यह एक ऐसी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिसमें जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत उत्पादन होता है। बोकाटो, दुर्गापुर तथा चंद्रपुरा में ताप विद्युत केंद्र है। इसमें मैथन, तिलैया एवं बाल पहाड़ी नामक जगह पर जल विद्युत उत्पन्न किया जा रहा है। अब आइए, दामोदर नदी पर दुर्गापुर में बैराज बनाकर नहर निकाला गया है जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए होता है। ठीक है, अब आइए, वो भी एक परियोजना है मयूराक्षी परियोजना, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। अब आइए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं, इसका कितना विस्तार है, कहाँ कहाँ से, और इस पर बांध सब कितने हैं। आइए उसको भी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं, इससे भी क्वेश्चन हमेशा बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के निकट कामायू झील, जो कंगुटोशो की ठीक दक्षिण में स्थित कैलाश श्रेणी की एक हिमानी से निकलती है। तिब्बत में यह सांगपो नाम से जानी जाती है। नामचा बरबा को काटती हुई यह एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यह सियांग और फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। आपको एक ज़रूरी बात बता दें, इसमें जितने भी कोई कठिन शब्द है, जैसे दर्रा हो गया, गर्जा हो गया, ऐसे ऐसे जो कठिन शब्द होंगे आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैंने यह जियोग्राफी पढ़ाने से पहले मैंने जियोग्राफी की बेसिक वीडियो अपलोड की हुई है, जो कि जियोग्राफी में आपको बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जैसे आप मैथ पढ़ते हैं तो बेसिक चीज़ आपको जानकारी रहनी चाहिए, तो उसी तरह भूगोल में भी कुछ ऐसा है को आप उससे अगर आप एक बार समझ लेंगे तो वो हर टॉपिक में हर जगह उसका नाम आएगा, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो मेरी आपसे यह दरख्वास्त रहेगी, इस वीडियो को देखने से पहले आप जियोग्राफी की एक वीडियो मैंने अपलोड की है, करीब उसके 7 या 8 भागों में मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप उसे भी देख लें। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रही है तो आपको तो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास में कहीं भी थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत आ रही है तो आप पहले बेसिक चीज़ देख लीजिए, आप हर चीज़ बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और धुवरी और गोलपंडा के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब यह दक्षिण दिशा में बहती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है? जमुना। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। चित्रों के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाया गया है, और वही चित्रों का ये जो आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी से निकलते कहाँ कहाँ कौन सी नदियाँ आपसे मिलती हैं, जुड़ती हैं, उसमें इन सब बातों का यहाँ पर लिख दिया गया है कि आसानी से अगर बच्चे चित्र को देख कर ना समझ पाएँ तो ये जो मैंने लिख दिया है, ये वाला पेज नंबर 14 पर आप आसानी से समझ जाएंगे। तीस्ता नदी सिक्किम से प्रारंभ होती है और उत्तरी पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जमुना में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की धारा के मध्य विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम माजुली द्वीप है। वर्तमान में नदी कटाव के कारण माजुली द्वीप का अस्तित्व खतरे में है। ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी भारत की नदी घाटी परियोजनाएं हैं, यानी ब्रह्मपुत्र नदी से जितनी भी भारत की नदी घाटी परियोजनाएं हैं, सबको यहाँ पर मैंने लिख दिया है। पहली है रंगा नदी जल, इसकी भी विद्युत परियोजना है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है।
पाकी जल विद्युत परियोजना, यह अरुणाचल प्रदेश में ये भी है। दोआंग जल विद्युत परियोजना, यह नागालैंड में है। ऐसा ही आप देख लीजिएगा। अब आइए प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र जानते हैं, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया कि अफवाह तंत्र क्या होता है। पहले ही पार्ट में मैंने इस बात को समझाया है। समय नहीं आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र प्राचीन है। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक है। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी एवं गोदावरी नदियाँ हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियाँ हैं, जो अपवाद स्वरूप पश्चिम की ओर बहती हैं। ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। इसका कारण है इन नदियों का भ्रंश घाटी से होकर बहना है। अब आइए प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह दिशा। इनकी प्रवाह दिशा क्या है, आइए समझते हैं। जो नक्शा है उसी को समझा रहे हैं लिखकर। प्रवाह दिशा, यह पूर्ववाहिनी नदियां हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार और कावेरी, यह पूर्ववाहिनी नदियां हैं, यानी पूर्व दिशा में यह बहती हैं। पश्चिम वाहिनी नदियां कौन सी है? साबरमती, नर्मदा, तापी, पेरियार, ये सब क्या हैं? पश्चिमी पूर्वी नदियां हैं। अब है महानदी। महानदी अमरकंटक के दक्षिण में स्थित सिहावा यानी छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। यह नदी उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हीराकुंड बांध इसी नदी पर स्थित है। गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आयु, आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण की गंगा या वृहद गंगा कहते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित श्रम्बक नामक जगह से निकलती है। इंद्रवती, प्राणहिता, पूर्णा, दुधवा आदि गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा पूर्व की ओर बहने वाली यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कृष्णा नदी। पेनार कर्नाटक के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। आंध्र प्रदेश में बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिणी पेनार यानी केशव की पहाड़ी कर्नाटक में निकलती है तथा उत्तरी पेनार के दक्षिण में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। वही मिलती है या गिरती है। कावेरी नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से निकलती है और इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जल ग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु में उत्तरी पूर्व मानसून से वर्षा होने के कारण इस नदी में वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। कावेरी नदी की द्रोणिका 56% तमिलनाडु और 41% कर्नाटक तथा 3% केरल में है। कावेरी नदी एक चतुर्भुजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। अब आइए प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी वाहिनी नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम वाहिनी नदियाँ कौन कौन सी है? साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, जो ऊपर मैंने दिखाया हुआ है। साबरमती यह राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रेणी से निकलती है। यह राजस्थान और गुजरात में बहती हुई खानदान की खाड़ियों में गिरती है। गांधीनगर एवं अहमदाबाद इसके तट पर बसे प्रमुख नगर हैं। माही नदी के बारे में पढ़ लीजिएगा और नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी अब प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी वाहिनी नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आइए प्रायद्वीपीय भारत की कुछ अन्य नदियाँ भी हैं, जो कि सुवर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, पंबा नदी, लूनी नदी, शरावती नदी, भारतपुजा नदी, इनके बारे में ये सब लिखा गया है। सुवर्णरेखा नदी यानी इस नदी की उत्पत्ति रांची के पठार से होती है। यह नदी ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा रेखा बनाती है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आइए
ये जान लेते हैं। सबसे बड़े जल क्षेत्र सहित नदी बेसिन। ये भी प्रश्न उतना तो मतलब ये जानकारी के लिए है, इससे तो क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने को मिला है। गंगा का जल क्षेत्र इतना किलोमीटर स्क्वायर है, आप देख लीजिएगा। और सबसे बड़ी नदियों का क्रम है यह, गंगा सबसे बड़ी नदी है, उसके बाद गोदावरी है, तब सतलज है, तब कृष्णा है, तब यमुना है, तब नर्मदा है। ये जानकारी के लिए लिखा गया है। अभी तो परीक्षा में तो पूछा नहीं गया है, क्या पता अगली बार पूछ ही दे। एसएससी का कुछ भरोसा नहीं है, अपने आप से तैयार रहें बस। जो वह सिलेबस दे दिया है हर एक चीज़ को पढ़ना है, किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की विभिन्न नदी घाटी परियोजना, मैंने हर एक चीज़ को लिख दिया है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा भारत का भूगोल में, अगर आप इसे पढ़ लीजिएगा इस नोट्स को, अगर आप कहिएगा कि मैंने यह चीज़ नहीं पढ़ा है आपको, ऐसा हो ही नहीं सकता है। या अगर कोई आपको लग रहा होगा कि ये मास्टर अच्छा पढ़ाता होगा, वैसे सर लोग तो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लड़के ही बहुत थोड़ा बहुत वो करते हैं, अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। मास्टर कोई भी ख़राब नहीं होता, अध्यापक कोई भी बुरा नहीं होता है, ठीक है। मेरा बस यही कहना है, अगर आप कहीं कहीं महंगी फीस अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे होंगे तो आप एक जीएस का नोट्स बेहतरीन ये इसी क्लास से आप बना सकते हैं, एकदम बेहतरीन नोट्स। बस 2-3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। मैंने हर एक चीज़ को पूरे विस्तार रूप से समझाया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब नदी घाटी परियोजनाएं को समझते हैं। पश्चिम वाहिनी नदियों के बारे में तो आप लोग जान ही गए, ऊपर मैंने आपको बताया, उसी सब कुछ चीज़ को मैंने लिख दिया है एक जगह। पूर्ववाहिनी नदियों पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं ये सब, हीराकुंड परियोजना, मंचकुंड परियोजना, पुनचांग, ये सब टाटा जल विद्युत परियोजना। और पश्चिम वाहिनी नदियों पर अरब सागर में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ गिरती हैं ये वाली, और ये अरब सागर में गिरती हैं नर्मदा घाटी परियोजनाएँ ये सब। अब है पश्चिमी वाहिनी नदियों पर निर्मित नदी घाटी परियोजनाएं हैं कुछ, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना है, यह एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जिससे लाभान्वित राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान है। इस परियोजना के अंतर्गत 29 बड़े बांध बनाए जाएंगे। इससे मध्य प्रदेश का नर्मदा सागर बांध तथा गुजरात का सरदार सरोवर बांध सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा। और बांध के अधिक ऊंचा होने के कारण बड़े क्षेत्र पर जल जमाव की समस्या पैदा होगी और बड़े भूभाग से वन काटे जाएंगे तथा बड़ी जनसंख्या को विस्थापित होना पड़ेगा। इन्हीं समस्याओं के कारण बांध की ऊंचाई को कम करने की मांग समाजशास्त्रियों एवं पर्यावरणविदों के द्वारा उठाई जा रही है। मेधा पाटेकर ने इस विरोध का आंदोलन का स्वरूप दिया है। मतलब ये परियोजना को शुरू करने में कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो मैंने उस चीज़ को लिख दिया है कि आप भी जानिए। अगर आप जीएस पढ़ेंगे तो आपको ये सब छोटी मोटी जानकारियाँ रहनी चाहिए, ठीक है। अब आइए उकाई परियोजना, यह गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। तापी नदी पर उकाई नामक जगह यानी गुजरात पर बांध बनाया गया है। माही परियोजना और सरावली जल विद्युत परियोजना, इन सब के बारे में ये सब लिखा गया है, आप इन सब को नोट करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आइए पूर्व वाहिनी नदियों से जुड़ी परियोजनाएं हैं कुछ, जो कि हीराकुंड परियोजना। इस परियोजना के तहत उड़ीसा में महानदी पर बांध बनाया गया है। हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, ये याद रखिएगा। जल विद्युत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण इस योजना के मुख्य लक्ष्य हैं। और मंचकुंड परियोजना, यह आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इसमें उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर मंचकुंड नदी पर बांध बनाया गया है। टाटा जल विद्युत परियोजना, यह महाराष्ट्र में विकसित परियोजना है। इस परियोजना के तहत पश्चिमी घाट पर्वत पर होने वाली वर्षा जल को झीलों में एकत्र कर जल विद्युत बनाया जाता है। इसका विकास टाटा समूह द्वारा किया गया है। ये सब
परियोजना है पापनाशम परियोजना, तमिलनाडु में तरमपणी नदी पर इस परियोजना की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यानी मेरे कहने का यही मतलब है, तो अगर आप जीएस पढ़ना चाहते हैं तो आप इस क्लास से पढ़ सकते हैं। बेहद ही बेहतरीन नोट्स आपको दिया जा रहा है, साथ ही साथ वो भी फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आपका कोई भी मित्र जीएस का नोट्स बनाने का इच्छुक है तो आप उसे यह वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब तक हमने मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास पूरा पढ़ लिया है। अब भूगोल की बारी है, तो भूगोल को भी अब ख़त्म करेंगे। भारत का भूगोल पढ़ लेंगे, उसके बाद हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।